आज हम अवोगाड्रोस लॉ को प्रूव करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं हम अवोगाड्रोस लॉ होता क्या है। इसको दो तीन तरीके से बोला जाता है। एक तरीका इसका बोलने का ये होता है कि अगर आइडियल गैसेस हों, अगर वो एनटीपी या फिर एसटीपी पे हों, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर या फिर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, मतलब प्रेशर 1 atm और टेम्परेचर आप अराउंड 300 केल्विन ले सकते हो, उसको 300 या 298 दोनों ले लेते हैं। अगर इस पे हो, आइडियल गैस हो, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर उनका वॉल्यूम इक्वल हो तो उनका जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे या नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेंगे उनके, सेम। या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि एनटीपी या एसटीपी पे एक मोल आइडियल गैस वो कितना वॉल्यूम लेती है, 22.4 लीटर्स। ये भी अवोगाड्रो लॉ को बोलने का एक तरीका है, ये उससे डिराइव हो जाता है। तो वैसे तो हम ये बोलते हैं कि अगर आप ऐसे बोलो आइडियल कंडीशंस मतलब सेम प्रेशर, सेम टेम्परेचर और वॉल्यूम इक्वल हो अगर, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होते, सेम यानी कि इक्वल होंगे गैसेस में। और ऐसे बोल सकते हो कि एक मोल आइडियल गैस एनटीपी या एसटीपी पे 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। तो इसको हम प्रूव करेंगे। तो प्रूव करने के लिए हमको जो फॉर्मूला चाहिएगा वो होगा पी एवरेज वाला। तो पी एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल मास अपॉन 3 टाइम्स वॉल्यूम इंटू सी आरएमएस का स्क्वायर। तो हम इससे इसको प्रूव करेंगे। प्रूव कैसे करेंगे, तो प्रूव करने के लिए हम दो सिस्टम ले लेते हैं। दो सिस्टम में दो अलग अलग गैसेस है हमारे पास। प्रेशर दोनों का सेम, टेम्परेचर दोनों का सेम। तो जब दो चीजें सेम है तो कहने की बात नहीं है कि वॉल्यूम भी सेम ही आना था, बट चलो वॉल्यूम भी सेम है इनका। तो अगर मैं पहले वाले के लिए इक्वेशन लगाऊं तो एवरेज प्रेशर की जो इक्वेशन लगेगी वो क्या लगेगी, इसका m1 का टोटल मास, तो m1t लिख रहा हूं मैं उसको, अपॉन थ्राइस ऑफ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो v0 है, और इसकी स्पीड को लिख रहा हूं मैं c1, आरएमएस स्पीड है, उसका स्क्वायर। और ये किसके बराबर होगा, क्योंकि दूसरे वाले का प्रेशर भी p0 है, तो m2 उसका टोटल मास अपॉन उसका वॉल्यूम, तो वो भी 3v0 है, और उसकी स्पीड का स्क्वायर। ये दोनों चीजें आपस में बराबर होंगी, तो यहां से ये कट जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन बचेगी m1 का टोटल मास इंटू उसकी स्पीड का स्क्वायर, आरएमएस स्पीड, बराबर m2 का टोटल मास और उसकी स्पीड का स्क्वायर। अब हम एक बात जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है किसी भी गैस की, वो फंक्शन होती है उसके टेम्परेचर का। इनफैक्ट अगर मैं 1 मोल की निकालता हूं तो 1 मोल की काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, तो 1 मोल की काइनेटिक एनर्जी उसका फॉर्मूला होता है हाफ आर टी। 1 डिग्री फ्रीडम के लिए हम उसको सेम मान के चल रहे हैं, तो हाफ आर टी फॉर्मूला होता है 1 मोल के लिए। 1 मोल के लिए हाफ आर टी नहीं होता, 3/2 आर टी होता है, सॉरी 3/2 आर टी। 3/2 आर टी ये फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का 1 मोल के लिए। तो 1 मोल के लिए अगर मैं पहली गैस की बात कर रहा हूं तो क्या होगा, पहली गैस का मॉलिक्यूलर मास m01 इंटू उसकी स्पीड का स्क्वायर इक्वल्स टू दूसरी गैस उसका जो मॉलिक्यूलर मास है इनटू में उसकी स्पीड का स्क्वायर। ये दोनों चीजें ये बराबर होंगी। क्यों बराबर होंगी, काइनेटिक एनर्जी है उनकी, ये बराबर क्यों होंगी, क्योंकि ये किसके बराबर होंगी, 3/2 आर टी, ये इस टर्म के बराबर होंगी। ये बराबर होंगी 3/2 आर टी नॉट, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर बराबर है। तो इसको हम यहां से मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को। फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा
m1 का टोटल मास इंटू उसकी स्पीड का स्क्वायर इक्वल्स टू m2 का टोटल मास उसकी स्पीड का स्क्वायर अपॉन में m0 का मॉलिक्यूलर मास इंटू उसकी स्पीड का स्क्वायर इक्वल्स टू, मतलब ये दोनों में अलग अलग आएंगे फ्रैक्शन, और यहाँ पे हो जाएगा m2 का मॉलिक्यूलर मास इंटू उसके स्पीड का स्क्वायर। तो स्पीड का स्क्वायर तो कट गया। अब देखो किसी भी चीज का टोटल मास क्या होता है, टोटल मास किसी भी चीज का वो क्या होता है, तो वो होता है n यानी कि नंबर ऑफ मोल्स इनटू में उसका मॉलिक्यूलर मास। ये तो फॉर्मूला होता है। जैसे मान लो मैं सोडियम की बात कर रहा हूँ, मेरे को दे रखा है कि सोडियम है, सोडियम मेरे पास है 46 ग्राम्स, मतलब मेरे पास सोडियम के 2 मोल हैं, मुझे ये दे रखा है। तो मुझसे पूछा है कि बताओ उसका मास कितना होगा, तो मैं कैसे बताऊंगा, मुझे पता है कि 1 मोल सोडियम का मास होता है 23 ग्राम, तो 2 × 23 करके 46 ग्राम ऐसे ही निकालूंगा। तो यहां से अगर मैं फॉर्मूले को ऑब्जर्व करूं तो टोटल मास किसी भी चीज का क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इंटू में उसका मॉलिक्यूलर मास। तो यही चीज मैं यहां पे अब अप्लाई करूंगा। तो यहां पे जो पहली चीज है कि m1 का टोटल मास, तो वो क्या हो जाएगा, m1 के नंबर ऑफ मोल्स इंटू m1 का, यहाँ पे बनाना था, इंटू m1 का मॉलिक्यूलर मास। नीचे क्या पड़ा हुआ है, m1 का मॉलिक्यूलर मास। और ऐसे दूसरे के लिए यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स सेकंड के इंटू में m2 का मॉलिक्यूलर मास, और नीचे पड़ा हुआ है m2 का मॉलिक्यूलर मास। तो ये मॉलिक्यूलर मास भी कट जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास में कि n1 इक्वल टू n2, यानी कि दोनों के नंबर ऑफ मोल्स कैसे हैं, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। तो ये एवोगाड्रो लॉ का काफी सिंपल सा प्रूफ होता है।